हर इंसान अपने कर्म से नहीं, कभी कभी अपने जन्म से भी सज़ा पाता है। ज़रा सोचिए, अगर आपका जन्म ऐसे घर में हो जहाँ पीढ़ियों से मौत ही रोजी रोटी हो, जहाँ पिता का पेशा लोगों को फांसी देना हो, जहाँ समाज आपको इंसान नहीं सिर्फ आपकी जाति और काम से पहचाने, तो क्या आप अपनी किस्मत बदल पाएंगे? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्रांति गाथा और मैं हूं मनोज वर्मा। आज हम लेकर आए हैं प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती के चर्चित कहानी संग्रह चांद और टूटे हुए लोग की पहली और बेहद मार्मिक कहानी हरिनाकुस और उसका बेटा। ये कहानी केवल एक जल्लाद की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो इंसानों को जन्म से बांट देता है। ये कहानी है कठोरता और संवेदनाओं के संघर्ष की, एक पिता और बेटे की सोच के टकराव की, और उस सवाल की जो आज भी हमारे समाज के सामने खड़ा है, क्या इंसान अपनी विरासत से बड़ा हो सकता है? आइए इस गहरी और विचारोत्तेजक कहानी की यात्रा शुरू करते हैं। हरिनाकुस और उसका बेटा। उसने मिर्जई उतारकर बांस पर लटका दी, रस्सी एक ओर फेंक दी, फिर चारों ओर देखा और फटी सी कर्कश आवाज में पुकारा, बिसुआ। ओ वे बिसुआ, जाने कहाँ मर गया कमबख्त। अच्छा वहीं होगा, राजा के पास। ठहर, अभी तेरी हड्डी तोड़ता हूँ। उसकी आवाज ताड़ी के नशे में कांपने लगी। बदन पर अंधेरा फिसलने लगा और आंखों में लाल रोशनी सुलग उठी। वह जात से डोम था, पेशे से जल्लाद। खानदान उसका बहुत ऊंचा और नामी था। उसके दादा ने तांतिया भील को फांसी दी थी। उसके नाना ने अपनी जवानी में 14 खून किए थे और जब उसे फांसी का हुक्म हुआ था तो उसी के बाप ने उसके नाना को फांसी लगाई थी और लौटकर 9 बोतल दारू पी थी। एक सुअर की गर्दन मरोड़ दी थी और अपनी बीमार औरत का हाथ गरम कर छुरी से दाग दिया था। इन्हीं सब वजहों से उसके खानदान का बड़ा नाम था और वह बिरादरी का चौधरी माना जाता था। एक दिन जब वह जेलर साहब के बंगले में हाजिरी बजाकर लौट रहा था तो उसे राह में धनिया मिली, उसकी बीबी की बहन, और उसने बताया कि उसकी बहन के लड़का हुआ है, बच्चा जिंदा है मगर जच्चा के प्राण निकल गए। वह क्षण भर रुका, फिर बहुत अनासक्त भाव से हंसा, बिरहा गुनगुनाता हुआ घर आया। औरत की लाश के सिरहाने खड़े होकर बोला, मर गई, चलो अच्छा हुआ। पेट क्या था, कमबख्त का भार था। जब देखो तब खांव खांव। एक से तो फुर्सत मिली। फिर बच्चे को उठाकर बोला, ओ ये पिल्ला छोड़ गई है कुतिया। और फिर कुत्तों की तरह उसके नाखून गिनकर बोला, 20 हैं। बाप रे बाप, विसहा है विसहा। जब ही तो पैदा होते ही खा गया माँ को। उसके बाद धनिया से बोला, ले जा इस पिल्ले को अपने यहाँ। मैं नहीं रखता जंगली जानवर को अपने पास। और तब से बिसहा अपनी मौसी के पास रहता था। मौसी ने उसके नाम का परिष्कार कर दिया था और गांव भर उसे बिस्सू कहकर पुकारता था। बिस्सू गांव का सबसे शरारती लड़का था और उसका सबसे प्यारा खेल था चूहे मारना। पास ही में एक सेठ का गेहूं का गोदाम था जहां रोज चूहेदानी रखी जाती थी। उसका दरबान रोज चूहे लाकर डोमों की बस्ती में छोड़ जाता था। सब लड़के चूहे मारने को दौड़ पड़ते, पर बिसुआ का निशाना अचूक था। वह एक ढेले से 3 चूहे मारता था और 2 ढेलों से 7। उसके बाद उन्हें लटकाकर नदी पर ले जाता था। रास्ते में कोई मिलता तो कहता, गुलदस्ता लोगे? गुलदस्ता सेठ जी, आज तो ठाकुर जी का जन्म है ना। और नरकुल की नाव बनाकर उस पर चूहे रखकर बहा देता और कहता, आहा, चूहे राजा की बारात जा रही है। अगर कोई पूछता कि दुल्हन कहाँ है, तो कहता, अरे वह क्या है, वही मोटे सेठ की लड़की, वही छमाछम। एक दिन जब वह चूहे ले जा रहा था तो बाप मिला उसका। उसने पूछा, क्यों वे बिसई, सालन बना कर खाएगा क्या इन्हें? उसने जवाब दिया,
इन्हें, ये तो बड़े छोटे हैं, उसे खाऊंगा, तोंद वाले चूहे को। चौधरी खुश हो गया, मन में बोला, शाबाश है न, आखिर इसमें खानदान का खून। धीरे धीरे वह बिस्हे को काफी चाहने लगा था और वह उसे अपने हुनर में होशियार बना देना चाहता था। इसीलिए एक दिन वह बिस्हे को फांसी दिखाने ले गया। लेकिन जब बिस्हा लौटा तो बहुत सहमा हुआ था। आदमी का खून चूहे के खून से गाढ़ा होता है। वह धनिया की गोद में मुंह छिपाकर बहुत रोया। रात को सोते सोते चीख पड़ा और बाप के पास जाने में डरने लगा। चूहे मारने की कौन कहे, वह उनकी ओर देखता भी नहीं था। दिन भर या तो नदी किनारे नरकुल के झाड़ में लेटकर बांसुरी बजाता था या चौधरी के बाड़े में सुअरों के पास पड़ा सोता रहता था। चौधरी ने उसके ये रंग ढंग देखे तो बहुत बिगड़ा और बोला, कमबख्त दोगला निकल गया। मेरा लड़का होता तो डोम होता, ये तो बाभन है बाभन, हरजाई की संतान बाभन। 6 और 1 दिन उसकी सुग्ररी ने बच्चा दिया, चितकबरा जिसके माथे पर सफेद टीका था। चौधरी ने उसे उठाकर प्यार करते हुए कहा, अरे ये राजा होगा, मेरा राजा बेटा। उसे भुलाते हुए बोला। धनिया बोली, वाहरे चौधरी, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, कहीं सुअर भी राजा होते हैं। चौधरी बिगड़ गए, देख औरत जात होकर जवान भत लड़ाया कर, अक्किल न सूर, चली है शास्त्रार्थ करने। अरे राजा लोग सुअर होते हैं तो सुअर क्यों राजा नहीं हो सकते? मेरा तो राजा बेटा है। उसके बाद कैदी को तंबाकू पहुंचाने के एवज में उसे 12 आने पैसे मिले थे, जिसमें वह एक घुंघरू वाला पट्टा ले आया और उसे पहना कर बोला, देख फ्री, अपने पिल्ले से मना कर दे, मेरे राजा बेटा के साथ न रहा करे, नहीं तो इसे भी बिगाड़ देगा। लेकिन विसुश्रा मौका पाने पर बाड़े में घुस आता था और घंटों राजा को खिलाता रहता था। आज जब चौधरी ने आवाज दी तो वह वहीं था। उसने दरार से झांक कर देखा और बोला, आज खैर नहीं है। काका ताड़ी के नशे में चूर था। चौधरी डगमगाते कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़ा, मगर जग्गू ने अपने चबूतरे से आवाज दी, कहो चौधरी। चौधरी उधर मुड़ गया और कली लेकर पीने लगा। कहो आज बहुत गंगाजल पिया है क्या? ताड़ी घर से सीधे आ रहे हो? ताड़ी, अरे आज खून पिया है भैया, खून। खून क्यों, सावन भादों लग गया क्या चौधरी? हाँ और क्या भैया, भूला डाल के आया हूँ आज। आखिर किसे भुलाया? सो न पूछो जग्गू भैया, इतने दिन हुए मुझे जेल में, इन्हीं हाथों से बड़ी बड़ी गर्दनों पर जाल डाला है, मगर आज तो दिल कांप गया। अच्छा, कौन था आखिर? एक लड़का 18 बरस का, अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। क्या औरत का गला घोंट दिया था? अरे राम कहो, कभी जानबूझकर फूल भी नहीं मसला होगा उसने। कैसा भोला भाला था, चौड़ा मत था, दुबला चेहरा, बड़े बड़े बाल, आंखें छोटी थी मगर बड़ी तीखी, उजली सी, वेले की सांवर कली समझो उसे। तो किया क्या था उसने? अरे ऐसा हुआ जग्गू भैया कि उसने तार काटे थे, बस फौज चढ़ गई उसके गांव पर और लगा दी आग। आदमी आम की गुठली की तरह भुनने लगे। उसने जाकर कप्तान की गर्दन थाम ली, बस पकड़ लिया उसे और लिख दिया सरकार को कि इसने छावनी में आग लगा दी। बस हो गई फांसी। अरे इतने ही पर, और क्या सरकार से लड़ना कोई हंसी खेल है? जब चाहे फांसी दे दे, जब चाहे जागीर दे दे। लेकिन भैया गजब का निडर था वह लड़का। जब फांसी चढ़ने आया तो कलेक्टर को देखकर बोला, इस छावनी में तो आग नहीं लगाई, अब वहाँ की छावनी में आग लगाने जा रहा हूँ। उसकी छावनी में जो हिंदुस्तान में घास फूस पैदा करता है। सुपरडेंट साहब ने पूछा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो हंसकर बोला, अगले जन्म में तुम्हारा सगा भाई बनूं, तब तुम फांसी दो। साहब ने मुंह फेर कर रूमाल निकाल लिया, फिर मेरी ओर देखकर बोला, देर क्यों करते हो पुरोहित जी,
जल्दी कंगन बांधो, लगन टल गई तो। बस मेरा हाथ कांप गया। पहले तो लगा जैसे आंख में आंसू आने वाले हैं। ठहर तो बे, उसने पुकार कर कहा। बिसुआ रुक गया। चौधरी लड़खड़ाता हुआ उसके पास पहुंचा और भरपूर तमाचा जमा कर कहा, क्यों बे? फिर बैठा राजा के पास। उसे भी बिगाड़ेगा, फिर जाएगा उसके पास। बोल बोल। बिसुआ का सर घूम गया। वह क्षण भर चुप रहा, फिर तन कर बोला, हाँ फिर जाऊंगा, 100 बार जाऊंगा, बेईमान, कमीना, जल्लाद काका। अब तो गुस्से में घी पड़ गया। वह नशे में था पर गालियां पहचानता था। बेईमान, कमीना तक तो गनीमत थी। यह विशेषण बड़े बड़े आदमियों पर लगता था, मगर जल्लाद, वह जल्लाद था। उसने उठाए रस्सी और सरासर कई निशान बिसुआ की पीठ पर बन गए। धनिया भागती हुई आई और बिसुआ को अपनी कोख में दुबका कर बोली, मार डाल हत्यारे। मुफ्त का है ना, अपने पाप की कुड़न उस पर निकाल रहा है। खबरदार, जो हाथ चलाया अब की दफे। चौधरी का हाथ रुक गया। वह ताड़ी के नशे में मदहोश था। उसका सर घूम रहा था और उसके सामने महज वे दोनों उजली आंखें चमक रही थीं। वह उन्हें देखकर डर रहा था। उन्हें वह कोड़े मारकर भगाना चाहता था, मगर वह कोड़े क्या बिस्सू पर पड़ गए थे। वह क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन वह मुझे जल्लाद कहता है। मेरा ही लड़का मुझे जल्लाद कहे, और है नहीं तू जल्लाद? निपुते, तू तो राक्षस है, राक्षस। जबान संभाल कर बोल रे। मैं जल्लाद हूँ? कोई रस्सी में गांठ लगाने से जल्लाद हो जाता है? जिसने आग लगाई वह कप्तान, जिसने फांसी चढ़ाई वह जेलर, और मैंने गांठ लगा दी तो मैं जल्लाद हो गया। जो बचे वो अफसर हो गए, जो कप्तान था वो सुपरिटेंडेंट हो गया, और मैं जल्लाद हो गया। और राम जानता है मैंने ऐसे आहिस्ते से झटका दिया था कि एक नस भी नहीं चिटकी होगी, और प्राण तो ऐसे आहिस्ते से रंग कर निकले होंगे। और उस पर यह मुझे जल्लाद कहता है। दिन भर यही सोचता है, पड़े पड़े। सोचेगा नहीं, पड़े पड़े। तेरे काम में इसकी तबीयत नहीं लगती तो क्यों नहीं भेजता स्कूल? बस्ती में हरिजन सेवा वालों ने एक पाठशाला खोल रखी थी। स्कूल भेज दूं इसे और खानदान की नाक कटा दूं। क्या सीखेगा ये गांधी वालों से? देख आया हूँ आज उनकी करतूतें। जब फांसी लग रही थी तो सैकड़ों खड़े थे बाहर झंडे ले लेकर। जेलर ने कहा लाश नहीं मिलेगी। बस वे बोले, लाश नहीं मिलेगी भाइयों, शांति से घर लौट चलिए। बोलो भारत माता की जय। और जब उस अभागे के गले में भीतर फंदा लग रहा था तो वे गला फाड़ कर जय बोल रहे थे। तोड़ देते फाटक, घुस जाते और छीन ले जाते उसे। तब जानता, यूं जय चिल्लाना कौन बड़ी बात है। और फिर उसी कप्तान को सुपरिटेंडेंट बना दिया। हमारे पास इल्म है, हम कमाते खाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं को मुबारक हो। बिसहा अब तक चुप खड़ा था। गुमसुम। धनिया उसे ले गई, रोटी दी, मगर रोटी उसने फेंक दी और चुपचाप एक ओर चल दिया। बाप से बेटा कोई कम थोड़े ही है। मुझ पर गुस्सा उतार रहा है कमबख्त। धनिया रुधे गले से बोली। बिसहा नदी के किनारे गया और एक झाव की शाख से टिक कर खड़ा हो गया। अब उसकी आंख से आंसू निकले और वह चीख चीख कर रोने लगा। धीरे धीरे वह चुप हुआ। उसने अपनी बांह और पीठ पर नीले निशान देखे और दांत पीसते हुए मुट्ठी बांधकर कहा, अच्छा देख लूंगा। फिर जाने कौन सा दृढ़ निश्चय कर वह चल दिया। झोपड़ी में झांक कर देखा, कोई नहीं था। फिर वह बाड़े में घुस गया और उसे गोद में उठा लिया। सुअरी ने उसकी ओर देखा तो बोला, क्या करूं? काका मुझे जल्लाद बनाकर छोड़ेगा। देख न तेरे राजा की वजह से कितनी मार पड़ी है। और वह राजा को झोपड़ी में लाकर बोला, अब भूलो बेटा। उसने रस्सी में फंदा डाला, बांस में अटकाया।
राजा को नीचे रखकर उसके गले का पट्टा उतारा और फंदा उसके गले में डाल दिया। रस्सी खींचने ही वाला था कि बेबस जानवर बुरी तरह चीख उठा। बिसुआ ने रस्सी छोड़ दी और बहुत प्यार से चुमकार कर बोला, काहे राजा भैया, भूख लगी है क्या? अच्छा चल तुझे दूध पिला लावें। मेरा राजा भैया कोई आदमी थोड़े ही है कि भूखों पेट मरे। और उसने राजा को गोद में उठाया और थपथपा कर ले चला। चौधरी मारपीट कर सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट रहा था। उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि अभी क्या हुआ है। वह अब बिल्कुल चूर था। महज अंधेरे में बैले की पाखुरी जैसी 2 आंखें मुस्कुरा उठती थीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा उन आंखों में नीले डोरे उतर आए हैं, ठीक जैसे बिसुआ की पीठ पर थे। बस वह कांप उठा। उसका नशा उतर गया और सीने में पसली के नीचे उसे जाने कैसा सा लगा। कुछ खाली खाली सा, शायद ताड़ी वासी थी। उसने सोचा चिलम पीने से ठीक हो जाएगी। वह झोपड़ी की ओर चला। झोपड़ी खोलकर उसी वक्त बिसुआ निकला। बिसुआ को देखकर चौधरी का मन जाने क्यों भर आया। दो बिस्सू बेटा, बड़े दुलार से उसने कहा। एक चिलम तो भर। बिस्सू का चेहरा डर के मारे नीला पड़ गया और राजा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ओह, तू इसे खिला रहा है? बिस्सू ने उम्मीद की थी कि अब एक हाथ भरपूर कनपटी पर पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसे खिला ले बेटा। बिस्सू स्तब्ध। आज काका को क्या हो गया? अरे इसका पट्टा क्या हो गया? चौधरी ने कहा। मैंने खोल डाला। बिस्सू तन गया और उसने मुट्ठी कस ली। क्यों? मैं इसे लटकाने जा रहा था, रस्सी से। चौधरी नहीं समझा। क्यों? क्यों? अब जल्लाद बनूंगा तेरी तरह। और क्यों? चौधरी जल गया सर से पैर तक। वह बढ़ा बिस्सू की ओर, मगर दूसरे ही क्षण वही दोनों बैले के पाखुरी जैसी आंखें मुस्कुरा उठीं और उसका गुस्सा घुल गया। नहीं बेटे, तू क्यों जल्लाद बनेगा? मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हरिनाकुस का बेटा प्रहलाद था, मेरा बेटा बिसुआ है। और पास खींचकर प्यार से बोला, कल से तू स्कूल जाना। अच्छा। बिस्सू पहले चुप रहा, फिर जाने क्यों फूट फूट कर रो पड़ा। चौधरी का गला रुध आया, लेकिन वह बोला, बस यह मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या तेरी माँ मर गई जो रोता है? जा जेलर से कहा कल से काका नौकरी नहीं करेगा, जा जल्दी। बिसुआ आंसू पोंछता हुआ चल दिया। चौधरी क्षण भर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर न जाने किसे ऊपर देखकर बोला, देखो मेरा पाप मेरे बच्चे को न लगे, नहीं तो समझ लेना हरिनाकुस से पाला पड़ा है। और गमछे से खुरदरे गालों पर बहता हुआ आंसू पोंछकर बोरसी की आग कुरेदने लगा।